हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स एम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर लेके आई हूँ क्लास 7th का। और इससे पहले मैंने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पूरा का चैप्टर कंप्लीट किया है और उसके एमसीक्यू मैंने क्वेश्चंस करे थे। उससे ये है कि आपके जो भी चैप्टर में जो भी टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैंने वहाँ पे कवर अप कर दिया है और आप लोग उसको देखना। ये सारा मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। और ये वाला जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये भी मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ये पूरा एक चैप्टर का मैंने एक शॉर्ट पूरा एक शॉर्ट एग्जाम्पलर लिया है, तो जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं, ये अगर आप पॉइंट्स ही पढ़ लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे ऑटोट्रॉफ के बारे में दे रखा है कि ऑटोट्रॉफ हमारे क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो स्वयं अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब जो अपना स्वयं खाना बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे ऑटोट्रॉफ हो जाते हैं। जैसे द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर अपने फूड के लिए, उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, वो जो अपने किस पर निर्भर होते हैं? प्लांट्स पर निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए, उसको हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। फिर ऐसे पैरासाइट्स, मतलब पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रहते हैं और डिपेंड होते हैं किस पर? होस्ट पर होते हैं फूड के लिए। ठीक है, दे ऑब्टेन फूड एट द कॉस्ट ऑफ देयर होस्ट, मतलब वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं अपने होस्ट से। वो अपना फूड किससे करते हैं? वो अपने होस्ट से ऑब्टेन करते हैं। तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स कौन से होते हैं? देखो, पैरासाइट्स में जैसे कि आपका हो जाता है ये कसकटा हो जाता है, अमरबेल हो गया, उसका दूसरा नाम होता है। तो ये क्या होते हैं? ये उससे अपना खाना जो है वो फूड को एब्जॉर्व करते हैं। क्योंकि जो कसकटा होता है ना, अमरबेल आपने सुना होगा, वो प्लांट एक बेल होती है, वो जिस पर भी चढ़ जाएगी बेल, वो उससे पूरा मतलब उसका पूरा निचोड़ कर देती है, उस दूसरे प्लांट को मार देगी। तो वो ऐसे पैरासाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किस पर होते हैं? जो क्या खाते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर एज फूड के रूप में होते हैं। वो होते हैं सैप्रोफाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर आता है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, जिसको ऐसी पत्ती जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये हेल्प करता है, मतलब ये जो हेल्प करती हैं, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी, यानी क्लोरोफिल हमारा किसमें? एनर्जी को कैप्चर करने में, किसकी? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है। और ये एनर्जी हमारी यूज होती है किसमें? सिंथेसाइज, यानी एक खाना बनाने में हेल्प करती है। किससे? CO2 एंड H2O से। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हेल्प करता है पत्ती में, सनलाइट की एनर्जी देता है, कैप्चर करने में मतलब हेल्प करता है। और CO2 और H2O से फूड बनाने में, मतलब फूड की क्या करता है? तैयारी करता है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे। पिचर प्लांट ग्रोज इन द सॉइल विच इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, यानी पिचर प्लांट हमारा सॉइल में किसमें ग्रो करता है? सॉइल में ग्रो करता है जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है। जो पिचर प्लांट है उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है और वो सॉइल में ग्रो करता है। पिचर प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, बट फॉर नाइट्रोजन सोर्स इट ट्रैप्स एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट, यानी पिचर प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो करता है, उससे क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट तो ले लेता है वो, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन लेने के लिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उसी से ही नाइट्रोजन को लेता है ये पिचर प्लांट। ठीक है, इसका दूसरा नेम नेपंथीज भी होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये लार्जेस्ट प्लांट है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि पिचर प्लांट ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है, किस लिए? मतलब पूर्ति करने के लिए नाइट्रोजन की। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ईस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फंजाई होती हैं। ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये सभी फंजाई हैं और ये एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को किससे? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से ये एब्जॉर्व करेंगे किसको? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते हैं। और दे सीक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, अब ये क्या करेंगे? सीक्रीट करते हैं एक डाइजेस्टिव जूसेस को, जो हेल्प करती है उनको डाइजेस्ट करने में, किसकी? ऑर्गेनिक मटेरियल,
को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्विंग न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें कौन सी हो गई? ईस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये सभी चीजें फंजाई होती हैं। ये एब्जॉर्व करती हैं न्यूट्रिएंट्स को डेड एंड डिकेइंग मैटर से, और ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करेंगी जो हेल्प करती है डाइजेस्ट करने में ऑर्गेनिक मटेरियल को। एंड इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे कि व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ, यानी जब हम ऑब्जर्व करते हैं एक लोअर सरफेस, पत्ती की एक लोअर सरफेस को, जो पत्ती का जो लो वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, उसको अगर हम ऑब्जर्व करें एक मैग्नीफाइंग लेंस से, तो हमें क्या दिखाई देंगे? वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग दिखाई देती हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, हमें जब हम मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू जब हम पत्ती को देखते हैं उसकी लोअर सरफेस को, तो हम क्या करते हैं कि स्मॉल ओपनिंग दिखती है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब स्टोमेटा देखेंगे तो अब इसमें एक पॉइंट है कि लैमिना कौन सा पार्ट होता है? देखो, एक पत्ती है, ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। तो ये एक पत्ती है, पत्ती से ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट होता है, ये हमारा लैमिना कहलाता है। और बीच वाली जो होती है मिडवेन होती है, और नीचे वाला पार्ट तो पेटियोल होता है, ये लैमिना बेस होता है। तो लैमिना जो होता है, एक तरीके से लैमिना क्या है? पत्ती से जो डंडी होती है ना, डंडी से ऊपर से लेकर उसकी जो टिप तक का जो पार्ट होता है, वो हमारा लैमिना होता है। तो लैमिना इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। द मिडरिव इज द मिडिल प्रोमिनेंट वेन प्रोवाइड रिजिडिटी, यानी जो उसमें आपको इस टाइप की जो नजर आती हैं डंडियां, तो वो क्या करती हैं? ये जो वेन होती है ना, वो प्रोवाइड करती हैं रिजिडिटी टू लीव्स के लिए क्या करती हैं? रिजिडिटी देती हैं और एक्ट करती हैं एक चैनल की तरह फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ H2O मिनरल एंड फूड मटेरियल। यानी ये क्या करेंगी? ट्रांसपोर्ट करती हैं किसको? यानी जो वेन होती हैं ये एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं पत्ती के लिए, और ये चैनल की तरह एक्ट करती हैं। यानी ये ट्रांसपोर्ट करती हैं किस चीज़ों को? वाटर को, मिनरल्स को और फूड मटेरियल्स को ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर्स यूजुअली लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स एंड टेक पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी स्टोमेटा हमारा गैसेस एक्सचेंज में तो हेल्प करता ही करता है, यानी गैसेस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन एंड CO2। और ये क्या होते हैं? एक मैन्यूट पोर्स होते हैं जो कि अंडर पत्ती के अंडर साइड यानी लोअर सरफेस में लोकेट होते हैं, और गैसेस एक्सचेंज में ये हेल्प करती है। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान और रेस्पिरेशन के दौरान ये गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। और क्या होती है? ये इनके चारों तरफ एक गार्ड सेल से ये घिरे हुए होते हैं, सराउंडेड होती हैं बाय गार्ड सेल। ये होता है एक स्टोमेटा का पार्ट। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा 2 ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स, यानी 2 ऑर्गेनिजम्स एक गुड फ्रेंड है और लिव टुगेदर, साथ साथ रहते हैं। एक प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जबकि जो दूसरा है वो प्रिपेयर करता है। ठीक है, प्रिपेयर करता है एंड प्रोवाइड करता है फूड। यानी यहाँ पे दोनों को ही क्या है? फायदा हो रहा है। एक तो हमारा शेल्टर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, दूसरा उस चीज को प्रिपेयर करता है और फूड को प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके के जो एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस एसोसिएशन। ठीक है, सिम्बायोसिस एसोसिएशन कहते हैं, जैसे कि हमारी एल्गी और फंजाई हो जाती है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। फिर हमारा आएगा सैप्रोफाइट्स इज दोज विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो इससे पहले हमने पढ़ा है अभी। सैप्रोफाइट्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो अदर ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे कसकटा। फिर आ जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है। फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। फिर आता है हमारा प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर टू प्रोड्यूस, यानी जब प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो वो किस चीज को यूज करते हैं? CO2 को और वाटर को। जब वो CO2 और वाटर को यूज करेंगे खाना बनाते समय, तो क्या प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन
को प्रोड्यूस करते हैं, टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब CO2 प्रेजेंट होती है एयर में, जो कि प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर देते हैं किसकी सोर्स में, एज अ कार्बन सोर्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये आ चुका है CTET में। मुझे इसका वो नहीं पता, ईयर नहीं पता है, बट ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन जो आया था वो ये था कि CO2 प्रेजेंट होती है एयर में, जो प्लांट उसको यूटिलाइज करते हैं। अब वो कौन सा सोर्स है, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें थी, कार्बन था, नाइट्रोजन था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो फॉस्फोरस था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका कार्बन सोर्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो अब हम इसके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर आता है हमारा, इन द प्लांट्स द शूट सिस्टम एंड लीव्स स्टे अबव ग्राउंड, दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर एनर्जी इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये है कि जैसे कि पोटैटो और जिंजर है, यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पे पोटैटो एंड जिंजर। तो पोटैटो और जिंजर की जो रूट्स होती हैं वो मतलब ये जो पोटैटो और जिंजर है ये ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड होते हैं। तो इसमें ये बताना है कि ये अपना मतलब ये कैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है ये कैसे करते हैं और इनमें कैसे अपनी ये एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं। तो कैसे स्टोर करते हैं, तो उसका ये है कि प्लांट्स में, यानी इनके प्लांट, इन जैसे जो प्लांट होते हैं पोटैटो जिंजर, तो इन प्लांट्स में क्या होता है, जो शूट सिस्टम होता है, तो जो शूट सिस्टम होता है एंड लीव्स होती है ग्राउंड के ऊपर, ये तो अंडरग्राउंड होती हैं, तो जो ग्राउंड के ऊपर जो इनकी शूट सिस्टम और लीव्स जो होती हैं, ठीक है, तो ये प्रिपेयर करते हैं फूड को फोटोसिंथेसिस के द्वारा और अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं कहाँ पर, इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी ये शूट सिस्टम और पत्तियां ये तो हमारी इस जमीन के ऊपर होती हैं, ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, तो ये प्रिपेयर कर लेते हैं फूड अपना उस तरीके से। लेकिन जो एनर्जी को ये जो स्टोर करती है ना, वो करती है अंडरग्राउंड पार्ट। इनकी जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहाँ होती है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के अंडरग्राउंड में होती है इनकी एनर्जी स्टोर। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो अबव ग्राउंड हो जाती है शूट सिस्टम एंड लीव्स में। तो ये चीज जो है ध्यान में रखना। फिर हमारी नेक्स्ट आता है इसका अगला कि फोटोसिंथेसिस रिक्वायर करता है क्लोरोफिल एंड अ फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स। अब वो कौन से रॉ मटेरियल है, यानी फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की तो जरूरत होती है और कुछ अदर रॉ मटेरियल की होती है। अब वो रॉ मटेरियल कौन से होते हैं, वो होती हैं वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, लाइट एनर्जी एंड CO2। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होती हैं, वाटर, मिनरल्स एंड लाइट एनर्जी एंड CO2। ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस में मतलब यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि एक गोट है वो क्या करती है कि अ गोट ईट्स अवे ऑल द लीव्स ऑफ अ स्मॉल प्लांट, यानी स्मॉल प्लांट की उसने सभी पत्तियों को उसने खा लिया है, ठीक है, जिसको हम बॉल्सम भी कहते हैं। हाउएवर इन अ फ्यू डेज, यानी कुछ दिन में क्या होता है, जो न्यू पत्तियां हैं उनमें स्प्राउटिंग दिखने लगती हैं। प्लांट में उसने पत्तियां तो सारी खा ली, लेकिन उस प्लांट में दोबारा से उसको क्या दिखने लगती हैं, स्प्राउट नजर आ रहे हैं। तो बताना है कि प्लांट बिना पत्ती के कैसे सरवाइव करेगा। तो कैसे सरवाइव कर सकता है, तो प्लांट जो है अपना खाना स्टोर करता है किसमें, स्टेम में। प्लांट अपना खाना स्टेम में। अब जो अंडरग्राउंड, जो जैसे कि पोटैटो जिंजर हैं अंडरग्राउंड होते हैं, ये अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं, ये अपना खाना अंडरग्राउंड में ही स्टोर करेंगे एनर्जी को, ठीक है। अब जो प्लांट है वो अपना खाना स्टोर करते हैं किसमें, स्टेम्स में एंड रूट्स में। तो प्लांट अपना खाना स्टेम्स में और रूट्स में स्टोर करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि प्लांट्स कुछ दिन के लिए, प्लांट्स यानी उसमें पत्ती तो है नहीं, गोट ने सारी खा ली, तो विदाउट लीव्स जो प्लांट है तो वो क्या है, कुछ दिन के लिए लाइव रहते, जो है लाइव रहते हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं क्या होते हैं, अलाइव रहते हैं कुछ दिन के लिए विदाउट लीव्स में। तो वो सरवाइव कर सकते हैं, बट कुछ दिन के लिए कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनका जो खाना है वो स्टोर हो रखा है स्टेम्स में। तो अब तक तो वो जीवित ही हैं स्टेम्स में और रूट्स में, तो तब तक के लिए उसमें स्प्राउटिंग तो नजर आएगी। ग्रीन, जब तक ग्रीन है तब तक तो उसमें नजर आएगी, क्योंकि उसमें खाना कहाँ स्टोर कर रखा है, प्लांट्स ने, स्टेम्स में और रूट्स में, ठीक है। तो प्लांट सरवाइव कर सकते हैं विदाउट लीव्स, बट कुछ दिन के लिए। अब हमारा नेक्स्ट आएगा, व्हीट डो इज लेफ्ट इन द ओपन, यानी जब हम गेहूं का आटा है हम उसको अगर खुले में छोड़ देते हैं
और कुछ दिन बाद क्या होता है कि इसमें एक फाउल स्मेल आना शुरू हो जाती है, जिससे कि वो हमारे खाने के मतलब अनयूजफुल होता है, हम नहीं खा सकते उसको, अनफिट होता है हमारे खाने के लिए। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका, वेलकम टू अवर चैनल अचीवर्स एम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक लेकर आई हूँ टॉपिक। इससे पहले मैंने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो हम फाइबर के बारे में पढ़ते हैं, और कैसे सीज़न में किस हिसाब के हम कपड़े पहनते हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे हम सिल्क के बारे में पढ़ते हैं, उनकी लाइफ साइकिल देखेंगे, और किस किस टाइप के सिल्क होते हैं, और किस प्रकार के जो पश्मीना शॉल्स वगैरह होती हैं, कौन से वूल, कौन से एनिमल के हम कौन से वूल पहनते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर है, ये सभी चैप्टर जो भी यहाँ पे है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो यहाँ पे क्रेडिट देना चाहेंगे एनसीईआरटी को। और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे चैप्टर्स ये वाले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे द रियरिंग के बारे में बताया। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। यानी सिल्क वर्म की रियरिंग, जो हम सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्क वर्म का हम रियरिंग करवाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर हमारा जो जाता है वो सिल्क वर्म की रियरिंग की प्रोसेस को कहते हैं हम सेरीकल्चर। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, ये इसी का ही है कि ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट सिल्क वर्म की जो होती है सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पूरी प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि ये एक पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर से मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एक तरीके से ये पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो अगर आप इस पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन्हीं से ही बनेंगे, चैप्टर पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे कि मलवरी सिल्क के बारे में, कि मलवरी सिल्क हो गया, तसार सिल्क हो गया एंड मूगा सिल्क हो गया। ये सारी वैरायटीज होती हैं किसकी, सिल्क की, जो अलग अलग सिल्क वॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं। जो सिल्क वॉर्म होती हैं ये सिल्क की वैरायटी है। मलवरी, तसार एंड मूगा, ये सारी वैरायटीज हो जाती हैं। ठीक है, ये वाली जो सिल्क होती हैं ये प्रोड्यूस्ड होती हैं। जबकि जो मॉथ होती है, मॉथ सिल्क, वो सिल्क की वैरायटी नहीं होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि मलवरी भी सिल्क की वैरायटी है, तसार, मूगा, ये सारी सिल्क की वैरायटीज होती हैं, बट मॉथ सिल्क जो होती है वो सिल्क की वैरायटी नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है कि वूल को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम हेयर्स ऑफ शीप, याक, कैमल, गोट। तो यहाँ पे अब हम वूल के बारे में पढ़ेंगे कि वूल जो है शीप से हो गई, याक, कैमल, गोट, इन सब चीज़ों से क्या प्राप्त होती है, वूल, ठीक, उनके हेयर से। फिर सिल्क इज ऑब्टेन्ड आफ्टर किलिंग, यानी सिल्क को हम कैसे ऑब्टेन्ड करते हैं, सिल्क वॉर्म को मारकर, यानी सिल्क वॉर्म को मारने के बाद हमें वो सिल्क प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, और जो हम विदाउट किलिंग एनिमल करते हैं वो कौन सी, मतलब जो हम वूल होती है विदाउट किलिंग एनिमल में हम कौन सी वूल यहाँ पे हम प्राप्त करते हैं, कौन से एनिमल से, वो हो गई हमारी शीप, याक, कैमल, गोट। और जो हम सिल्क वॉर्म को मार, यानी किलिंग सिल्क वॉर्म, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको हम मारकर हम जो है क्लोथ को पहनते हैं, वो है हमारा सिल्क वॉर्म। फिर ऐसी एनिमल फर, जो फर कैप होती हैं, तो एनिमल फर कैप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर, जो रिक्वायर करते हैं द किलिंग ऑफ एन एनिमल, यानी जो हम फर वाली कैप वगैरह पहनते हैं ना, वो भी एनिमल को मार कर बनती है। अ लेदर जैकेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल, लेदर की जैकेट भी हमें एनिमल को मार कर मिलती है, विच नीड्स किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है एक तो किलिंग ऑफ एनिमल्स और विदाउट किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर हम इसके आगे पढ़ते हैं। सिल्क इज़ अ फाइबर, यानी सिल्क क्या होता है, एक फाइबर होता है जो ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म की ककून से जो हमें फाइबर प्राप्त होता है वो क्या होती है, सिल्क होता है। ठीक है, तो आपको ये पसंद आया होगा। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे।
फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि वूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, हम वूल को ऑब्टेन करते हैं एनिमल से, किससे, लाइक शीप हो जाती है, गोट, कैमल, याक, रैबिट एटसेट्रा। अ मॉथ इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट। अब देखो मॉथ क्या होता है, एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, ठीक है। और जो हमने मॉथ सिल्क कहा था वो हमें उससे सिल्क प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। दो तसार सिल्क हो जाती है और मूगा सिल्क होती है, ये चीज़ें सिल्क, ये वैरायटीज हमने बताई थी। अब यहाँ पे वूल जो है वो हमें ऑब्टेन्ड किससे होता है, एनिमल से होता है। कौन कौन से एनिमल से, शीप से, गोट से, कैमल, याक, रैबिट। लेकिन जो मॉथ होता है, मॉथ इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, मॉथ कोई सिल्क नहीं होता है, ये इंसेक्ट का ही प्रकार होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने ये बनाए हैं ना, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, तो आप लोग उसको देखना, आप लोग उसको पढ़ना ज़रूर। और अगर आपको ये थोड़ी सी ऊंचा से मतलब हाई पे थोड़ी सी वीडियो बन रही है, तो आप इसको ना फुल स्क्रीन पे देखना, तब आपको पूरा पूरा क्लियर दिखाई देगा। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होती है वो प्रोसेस होती है किसकी, सेलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, यानी ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो ब्रीडिंग प्रोसेस जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि टू सेलेक्टेड वैरायटीज हमने ले ली, मतलब टू सेलेक्टेड वैरायटीज हैं, ठीक है, डिफरेंट ट्रेड्स की। जैसे कि एग्जांपल कुछ ब्रीड्स शीप की है, जैसे कि कोई ब्रीड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसके शीप के कैसे फर होते हैं, उसमें खाली अंडर सॉफ्ट हेयर होंगे, उसमें शीप के कैसे होते हैं, आपको केवल उसके सॉफ्ट हेयर ही जो है वो आपको नज़र आएंगे अगर आप देखो उसको। तो यहाँ पे हम जो है एक ब्रीड को जो है सेलेक्ट करते हैं, तो कोई भी सेलेक्टेड वैरायटीज आपने ले ली डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स की, जिससे कि क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड हैविंग गुड ट्रेड्स ऑफ बोथ, यानी दोनों की जैसे जब ब्रीडिंग प्रोसेस होगी तो क्या होता है कि उसकी अच्छी वैरायटीज हमें नजर आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने शीप की वैरायटी ली है तो हमें उसकी उसके जो हेयर होंगे ना वो हमें कैसे हमें देखने को मिलेंगे, सॉफ्ट अंडर हेयर हमें उसमें केवल देखने को मिलेंगे शीप में। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि हम क्या कैसे करते हैं, मतलब यहाँ ब्रीडिंग प्रोसेस बताइए कि सबसे पहले तो आपको क्या होगी, शीप की क्या ले लिया आपने, सॉफ्ट अंडर हेयर आपको उसमें देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद क्या होता है, हम रिमूवल करते हैं ऑफ फ्लीज फ्रॉम शीप, यानी उस शीप से हमने उस फ्लीज को रिमूव किया, यानी उसके जो हेयर को हमने रिमूव किया, इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। शेयरिंग जो है वो मैनुअली या तो रेजर से होती है या फिर शेयरिंग मशीन, अब तो मशीन्स आने लगी हैं तो हम मशीन से उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद क्या होता है, रीलिंग ऑफ सिल्क। अब रीलिंग ऑफ सिल्क क्या होती है, वो प्रोसेस होती है सिल्क की, जिससे हमें धागे मिलते हैं। वो किससे मिलते हैं, हमें ककून से मिलेंगे धागे। तो ककून से जो हमें धागे मिलते हैं यानी सिल्क थ्रेड जो हमें मिलेगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। तो रीलिंग ऑफ सिल्क जो होता है वो ककून से हमें सिल्क थ्रेड जब प्राप्त होती है, उस प्रोसेस को हम रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रख ली। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग कौन सी प्रोसेस हो जाती है कि हमने एक डिजायर्ड, मतलब कोई भी एक, जैसे हमने शीप ले ली, शीप की हमने ब्रीड ली है, तो शीप की ब्रीड जब हम देखेंगे तो उसमें हमें सॉफ्ट हेयर ही नजर आएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद क्या होता है कि जब रिमूवल ऑफ फ्लीस को करते हैं शीप से, तो इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। और शेयरिंग जो है या तो रेजर से होगी या फिर शेयरिंग मशीन से होगी। फिर आता है रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क होता है कि जब ककून से हमने सिल्क थ्रेड को प्राप्त करते हैं, उस प्रोसेस को हम रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं, ठीक है, सही है। अब इसके आगे हम देखेंगे अ सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सिल्क वॉर्म रिलीजेस अ प्रोटीन, यानी सिल्क वॉर्म की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या रिलीज करती है, प्रोटीन रिलीज करती है, जो किसमें यूज करती है, विच इज यूज्ड एज सिल्क के प्रयोग में हमें यूज, मतलब सिल्क की तरह में यूज हो जाएगी। तो वो सिल्क क्या होती है, एक तरीके की प्रोटीन होती है। प्रोटीन हमें किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म के सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है, सिल्क वॉर्म की सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है एक प्रोटीन जो यूज करती है सिल्क में, सिल्क विच इज यूज्ड एज सिल्क। प्रोटीन एक तरीके का क्या होता है, सिल्क एक प्रोटीन होती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये चीजें यहाँ तक है। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे।
अब आ जाता है यहाँ पे सिल्क एंड वूल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, यानी सिल्क और वूल फाइबर जो होती है, तो सिल्क और वूल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो सिल्क और वूल हमें किससे प्राप्त हो जाती है? एनिमल से प्राप्त होती है, ठीक है। फिर सिल्क फाइबर कम फ्रॉम ककून्स ऑफ द सिल्क मॉथ, यानी सिल्क मॉथ के ककून से हमें सिल्क फाइबर प्राप्त हो गए। तो सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? सिल्क मॉथ के ककून से सिल्क फाइबर। और सिल्क और वूल फाइबर हमें किससे प्राप्त होती है? एनिमल से। और सिल्क फाइबर किससे आते हैं? ककून, फ्रॉम ककून ऑफ द सिल्क मॉथ, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। अब देखो, वूल यील्डिंग एनिमल्स जो होते हैं, यानी जिनसे हमें वूल प्राप्त होती है ना, तो क्या करते हैं, उनकी बॉडी पर जो हेयर होते हैं उसी से ही प्राप्त होती है हमें क्या? वूल प्राप्त होती है, ठीक है। फिर हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो, जैसे जो जिनके हेयर होते हैं, जैसे शीप हो गई, गोट हो गई, ठीक है, तो इन सब जिससे हमें वूल, जिससे ऊन बनती है ना, जिससे हम जो एनिमल से हम ऊन प्राप्त करते हैं, तो उनमें हेयर तो होते ही हैं। तो क्या होता है कि उनमें हेयर जो है वो ट्रैप करते हैं क्या? अ लॉट ऑफ एयर, जो कि क्या है? एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वो एनिमल जिनके हेयर है, जिनसे हमें वूल प्राप्त होती है, वो एनिमल हमें ठंड में तो अच्छी तरीके से सरवाइव कर लेते हैं, वो वाले एनिमल्स। लेकिन जो गर्मी होती है, गर्मी में वो एनिमल सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हेयर जो है वो मतलब आर पार नहीं हो पाती है। जो हीट होती है ना उनकी, वो अंदर, एक तो जब वूल है, सर्दी पड़ रही है, उनके जो हेयर होते हैं तो वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वो जो बाहर की जो एयर होती है वो अंदर नहीं आ पाती है, तो वो जाड़ों में तो, ठंडी में तो वो सरवाइव कर लेते हैं, बट गर्मियों में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि सड़क पर देखने को मिल जाएंगे, तो क्या होता है कि वो गर्मी में ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से उनके हेयर क्या करते हैं, हम उनको हम क्या करते हैं, मैनुअली, मतलब मशीन के द्वारा उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो उनके हेयर होते हैं वो क्या होते हैं? इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आता है द हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स हेल्प इन कीपिंग देयर बॉडीज वार्म। अब देखिए, वही बता रहे हैं इसमें जो मैंने अभी आपको बताया है कि कुछ एनिमल्स के क्या होते हैं कि सर्टेन एनिमल्स के जो हेयर होते हैं वो हेल्प करते हैं उनकी बॉडीज वार्म रखने में, करने में। कैसे? क्योंकि हेयर्स आर बैड कंडक्टर है हीट के कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। तो हैंस दे विल नॉट अलाउ द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी विच एंश्योर देयर बॉडीज आर केप्ट वार्म। तो इस वजह से वो अपने आप को गर्म रखते हैं। वो ठंड में तो अपने आप को सरवाइव कर लेंगे, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, उनके इसलिए हेयर जो है उनके हटाए जाते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि वो विदाउट हेयर जो है इधर उधर, मतलब इनको लेके जा रहे होते हैं, जो उनके साथ होती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे याक वूल। अब देखो, याक वूल हो गया, एंगोरा गोट हो गई, मलवरी लीव्स हो गई, और स्कोरिंग। तो देखो, ये तो प्रोसेस होती है। तो याक वूल हमें किससे प्राप्त होती है? तिब्बत एंड लद्दाख में देखने को मिलेगी। जो याक वूल होगी वो तिब्बत एंड लद्दाख में। एंगोरा गोट तिब्बत एंड लद्दाख में, दोनों ही चीजें मिल जाएंगी। मलवरी लीव्स हमारी किस में होती है? सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म किस पे रहती है? मलवरी लीव्स पर। अब आता है स्कोरिंग क्या होती है? शेयर्ड हेयर। ये प्रोसेस होती है कि स्क्वेयरिंग जो प्रोसेस होती है वो क्या होता है? हेयर को जब हम शेयरिंग करवाते हैं, शेयर्ड हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें हैं, ये देखो, ये तो वूल के बारे में दे रखा है यहाँ पे कि याक वूल हमें जो है तिब्बत और लद्दाख में, जो वो याक एक एनिमल है उसकी वूल हमें तिब्बत और लद्दाख में मिलती है। एंगोरा गोट की तिब्बत और लद्दाख में। मलवरी लीव्स, अब ये देखो, ये सिल्क ये उसकी बात आ गई कि सिल्क वॉर्म किस पे रहती है? मलवरी लीव्स पर। अब ये प्रोसेस है स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयरिंग क्या है? एक शेयर्ड हेयर को हम क्या कहते हैं, कौन सी प्रोसेस कहते हैं? स्क्वेयरिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे आगे। फिर अब हम इसके आगे देखते हैं कि वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फ्लीस आर गिवन, यानी हमने यहाँ पे देखा कि हम फ्लीस से हम वूल को कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। उनके जो हेयर होते हैं हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, उनके
फ्लीस से। तो सबसे पहले कौन सी क्या प्रोसेस होती है, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है कि हम उनकी वूल को उतार रहे हैं, ठीक है, तो शेयरिंग करवाएंगे। उसके बाद क्या करवाएंगे, स्क्वरिंग। स्क्वरिंग का मतलब होता है कि टू रिमूव ऑल डर्ट। डर्ट का मतलब हाँ, कुछ भी जो गंदगी होती है ऊन में, जो भी उनके ऊन में जो भी इम्प्योरिटीज होंगी उसको हमने रिमूव कर रहे हैं। सॉर्टिंग, देन हम उसको सेपरेट करेंगे। फिर उसको पिकिंग आउट द बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद डाइंग करते हैं वेरियस कलर, जो आपको कलर दिखते हैं वूल में वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। और पिकिंग आउट द बर्ड्स का मतलब होता है कि हमने उस पिकिंग आउट द बर्ड्स का मतलब होता है कि हमने अलग अलग उसमें से छाट छाट के हमने चीज़ें उसमें अलग अलग कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं हम उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं जब हम वूल प्राप्त करते हैं। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो वो चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे कि सबसे पहले फीमेल सिल्क मॉथ क्या करती है, एग देगी, ठीक है। उसके बाद एग्स क्या होते हैं, एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर। एग्स क्या होते हैं, एक सूटेबल टेम्परेचर पर रखे जाते हैं फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, जैसे कि वो एग्स से लार्वा के लिए वो जो है उससे थोड़ा सा जो है उससे निकल पाए, ठीक है। तो एग्स को हम ऐसे सूटेबल टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है। फिर आता है, फिर क्या बनेगा उससे, लार्वा। लार्वा को हम कैटरपिलर भी कहते हैं। तो द लार्वा और कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स आर कैप्ड इन क्लीन ट्रे, यानी हमने लार्वा को क्या रखा है, क्लीन ट्रे में रखा। और साथ में क्या रखा है, फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, क्योंकि क्या होता है कि लार्वा किस पर रहता है, मलबरी लीव्स पर रहता है। तो हमने उसके साथ क्या रख दिया है, मलबरी लीव्स रख दिया है उसके साथ, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 25 to 30 डेज के बाद जो कैटरपिलर है वो खाना स्टार्ट कर देता है, खाना स्टॉप कर देता है और स्टार्ट करता है अपनी स्पिनिंग ककून में कन्वर्ट होने की। यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि मलबरी लीव्स कौन फीड करता है, तो वो सिल्कवॉर्म करेगी या फिर लार्वा करेगा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे लार्वा। लार्वा जो है वो मलबरी लीव्स फीड करेगा, बट आफ्टर 25 to 30 डेज वो स्टॉप कर देता है अपनी फीड करना। कैटरपिलर जो है वो स्टॉप कर देगा अपना खाना मलबरी लीव्स को, और क्या शुरू कर देगा, अपना स्पिनिंग करना शुरू कर देगा ककून्स में। अब जब ककून में स्पिनिंग होगी तो ककून को हम रखते हैं सन के अंडर, ठीक है। तो ककून्स आर कैप्ड अंडर द सन। जब सन के अंडर रखेंगे फिर क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे हम उसको अंडर सन में रखेंगे ककून को, और या फिर हम बॉइल्ड इन वाटर में रखते हैं। तो किस में रखते हैं हम, या तो बॉइल्ड इन वाटर में रखेंगे या फिर सन में रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि फाइबर आर टेकन आउट फ्रॉम द ककून। अब उसमें से क्या होगा, ककून से क्या निकलना शुरू होगा, फाइबर्स हम निकालते हैं। तो फाइबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द ककून। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोडक्शन होती है किसका, सिल्क का। इससे हमें फाइबर प्राप्त हो जाता है, ठीक है, सिल्क फाइबर प्राप्त हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे कि एक होलसेल वुलन फाइबर डीलर है, ठीक है। तो क्या लेता है वो, वुलन फाइबर लेता है डिफरेंट टेक्सचर के, एक उसने फाइबर लिया है और वेरियस पर्पस के लिए वो रखता है उसको, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जैसे कि पश्मीना शॉल, तो शॉल जो होती है पश्मीना शॉल वो आपको कहाँ मिलेगी, कश्मीर गोट से मिलेगी। जो कश्मीरी गोट होती है ना वो पश्मीना शॉल बनती है उससे, कश्मीरी गोट से। फिर आता है वुलन कारपेट। वुलन कारपेट किससे बनता है, कैमल की वूल से। तो वुलन कारपेट बनेगा कैमल की वूल से। बेबी ब्लैंकेट बनता है एंगोरा वूल से। एंगोरा जो गोट होती है ना उसकी वूल से बनता है बेबी की ब्लैंकेट। फिर आता है वुलन स्वेटर। वुलन स्वेटर बनता है हमारा शीप की वूल से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि कौन कौन सी एनिमल से कौन कौन सी वूल जो है बनते हैं। स्वेटर, बेबी ब्लैंकेट एंगोरा गोट से बनेगी। वुलन कारपेट हमारा कैमल की वूल से बनता है। पश्मीना जो होती है वो कश्मीरी गोट से बनती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फिर तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें किसकी स्मेल आएगी, देखो जहाँ पे आपको एक थ्रेड है उसको आपको बताना है कि यहाँ पे एक एक्टिविटी में है कि पहली है एक थ्रेड को जलाती है, ठीक है। तो उसमें स्मेल बताना है कि बर्निंग पेपर की या फिर
बर्निंग, जैसे हेयर को हम हेयर जैसे हेयर की स्मेल आती है जब हेयर जलते हैं, तो वैसी बताना है यहाँ पे कि किसकी स्मेल आएगी। तो अगर आपको ये बर्निंग हेयर की स्मेल आती है तो इसका मतलब वो सिल्क है, क्योंकि सिल्क क्या होता है, प्रोटीन होता है, और हेयर भी प्रोटीन होती है। ठीक है। पेपर की बात आती है, जैसे पेपर को अगर हम लोग जलाएं तो स्मेल कैसी आती है, जैसी स्मेल आती है, तो वो बर्निंग पेपर और कॉटन को जब हम जलाते हैं तो एक जैसी स्मेल आएगी। तो इसका मतलब वो दोनों किसके बने होते हैं, कॉटन के बने होते हैं। ठीक है। कॉटन यानी पेपर भी कॉटन का बना होता है, तो क्योंकि कॉटन जो है वो सेलुलोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। और अगर आपको बर्निंग हेयर की स्मेल आ रही है तो इसका मतलब वो सिल्क है, क्योंकि सिल्क और हेयर दोनों प्रोटीन होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको देखना जरूर। अब इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि फैब्रिक इज मेड ऑफ अ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड, यानी फैब्रिक जो है वो किसका बना होता है, एक थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड का बना होता है, जिसको हम फाइबर कहते हैं। और ये आसानी होती है इसको तोड़ना, यानी ब्रेक करना, इसको फाइबर को ब्रेक करना आसान होता है, फाइबर थ्रेड को। और क्योंकि क्या होता है कि इट इज फ्रेजाइल होते हैं एंड ईजी टू ब्रेक एज वेल। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ऑन द अदर हैंड फैब्रिक इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ मैनी फाइबर। फैब्रिक क्या है, एक एक्यूमुलेशन, एक मतलब एक कलेक्शन पार्ट होता है किसका, कई फाइबर का। एक तरीके से हम उसको जैसे कलेक्ट करते हैं ना सब चीज़ों को, सब चीज़ों के मिक्सचर को, उस तरीके का एक फाइबर होता है कि मैनी फाइबर का एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पे फैब्रिक। जो थ्रेड होते हैं उनके, जो कि कैसे होती है, विच आर हार्ड टू ब्रेक, जो कि क्या होता है, वो हार्ड होती है टूटने में। और उसमें क्या होता है, नीड्स एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है टू ब्रेक द फैब्रिक। तो यानी एक तरफ आपने देखा कि जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक तो एक थिन, एक पतली हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है, उसको हम फाइबर कहते हैं। ठीक है। तो उसको हम फाइबर कहते हैं, तो वो फैब्रिक उस चीज का बना होता है। और इसको आसान होता है, यानी फैब्रिक को आसान होता है तोड़ना। ठीक है। क्योंकि ये फ्रेजाइल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि फैब्रिक जो फाइबर तो हो गया एक हेयर लाइक, एक थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड। ठीक है। तो ये हो गया फाइबर। अब फैब्रिक जो होता है, फैब्रिक किसका बना होता है, एक थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड का। ठीक है। जिसको तोड़ना आसान होता है वो होता है फाइबर। अब जो फैब्रिक है दूसरी तरफ, तो जो फैब्रिक होता है वो कई फाइबर का एक्यूमुलेशन होता है, जो हार्ड होता है टूटने पर, और उसमें कई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो है ये कह सकते हैं कि जो यूनिटी है, एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक यूनिटी बताई गई है कि यूनिटी क्या होती है, उनकी जो यूनिटी है फाइबर और फैब्रिक की, क्या हो, वो एक स्ट्रेंथ है उनकी। ठीक है। तो ये चीज जो है ये उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकती है आने वाले एग्जाम्स में। तो ये चीज़ अब ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आ पाता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ क्या मतलब होगा यहाँ पे। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ का फाइबर टू फैब्रिक से मतलब है यहाँ पे, फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, यानी फाइबर से हमने फैब्रिक को कैसे बनाया है। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, यानी हम फाइबर को वूल में कैसे हम प्रोसेस करते हैं, उसको क्या विधि होगी उसकी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body, जिसको हम shearing कहते हैं, कि हम उसको उसकी जो हेयर है, यानी उसकी हम वूल को उतार रहे हैं। ठीक है। उसकी जो हेयर को उतार रहे हैं तो उसको हम shearing कहेंगे। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, यानी ये हेयर क्या प्रोवाइड करेंगे, वुलन फाइबर्स को प्रोवाइड करेंगे, और जिससे हमें क्या होगा, वुलन यार्न ऑब्टेन हो जाएगा इसी फाइबर से। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाता है। अब सेकंड जो आएगा वो है द sheared स्किन विद हेयर इज थॉरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वरिंग, जो उससे पहले मैंने भी आपको बताया था कि हम जो भी उनकी इम्प्योरिटीज होती है वूल में, वो हम उसको रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम स्क्वरिंग कहते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे। स्क्वरिंग को हमने बताया कि स्क्वरिंग को अब हम किससे करते हैं, या तो मशीन से या फिर रेजर से, लेकिन आजकल मशीन से होने लगा है। फिर आफ्टर स्क्वरिंग सॉर्टिंग इज डन। ठीक है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री, यानी हेयरी स्किन को कहाँ भेजा जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर की जो हेयर है वो उसको अलग की जाती है, सेपरेटेड और सॉर्टेड। फिर आता है स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं।
जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं, स्मॉल फ्लफी, उसको हम बर्ड्स कहते हैं, उसको हम पिक करते हैं उनके हेयर से। एंड दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर, जो आपको स्वेटर पर दिखाई देती है कभी कभी, ये जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब ये ना स्टिक हो जाते हैं क्लॉथ्स पर, चिपक जाते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो द फाइबर आर स्क्वर्ड अगेन एंड ड्राइड, ये फाइबर क्या होते हैं, स्क्वर्ड किए जाते हैं फिर से और उनको फिर सुखाया जाता है। तो दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, यानी फाइबर से ये वूल हमें तैयार हो जाती है। फिर आता है फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब फाइबर को, जब हमें फाइबर मिल जाती है तो उनको हम अलग अलग कलर से क्या करते हैं, डाई करा लेते हैं। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट, जो नेचुरल जो फ्लीस होती है यानी शीप की और गोट की जो नेचुरल हेयर होती है ना, वो कैसे होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो ये तो इनके नेचुरल होते हैं, ठीक है। वूल जो है, जो ब्लैक और वाइट कलर की जो होती है, वो इनके नेचुरल वूल होती है वो, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं, द फाइबर्स आर स्ट्रेंथेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, यानी जो फाइबर होते हैं उसको हम सीधा करते हैं, कॉम्ड करते हैं और रोल्ड करते हैं इनटू यार्न में। फिर द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल, यानी जो लॉन्गर फाइबर होता है वो किसका बना होता है, वूल में बना होता है फॉर स्वेटर के लिए, यानी जो लॉन्गर फाइबर है वो स्वेटर के लिए बना होता है वूल में। एंड जो शॉर्टर फाइबर होता है वो स्पन होता है एंड बोविन होता है इनटू वुलन क्लॉथ्स में। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि लॉन्गर फाइबर हमें वूल स्वेटर के लिए, और जो शॉर्टर फाइबर है वो स्पिन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ्स में यूज होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो सब अच्छी लग रही होगी, तो आप इसको देखना जरूर और थोड़ा सा फुल स्क्रीन में देखना, इससे आपको पूरा पूरा क्लियर दिखाई देगा। तो अब इसके हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल। अब देखिए लाइफ साइकिल में क्या है कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल है, ठीक है, यानी एडल्ट सिल्क मॉथ है यहाँ पे। उससे क्या मिला, एग, यानी ये एग किस पर होंगे, मलबरी लीव्स पर ये एग अपना ले करेंगे। फिर क्या होता है, यहाँ पे एग हो गया, उसके बाद क्या करता है, सिल्क वर्म बनेगा। सिल्क वर्म बोल दो, कैटरपिलर या लार्वा, ठीक है। लार्वा जो है ये मलबरी लीव्स पर करता है फीड, ठीक है, लेकिन 25 से 30 डेज के बाद वो स्टॉप ईटिंग कर देगा और वो ककून में स्पिनिंग करना शुरू कर देगा। तो यानी सिल्क वॉर्म से क्या बना, ककून। अब ककून से क्या करेगा, फिर डेवलपिंग मॉथ, यानी एक पूरा ये मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो ये सिंपल सी लाइफ साइकिल है, बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा स्टेप किसके बाद आना है, ठीक है, बस इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट होने वाला है पूरा चैप्टर। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और है, तो जो कि आपको दिख रहे होंगे कि द हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स हेल्प इन कीपिंग देयर बॉडीज वार्म, जो आपको बता चुकी हूँ उससे पहले कि हेयर उनके बैड कंडक्टर होते हैं एंड दे विल नॉट अलाउ द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी विच एंश्योर देयर बॉडीज स्टे वार्म, यानी ठंडी में तो वो अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे क्योंकि उनकी बॉडी कैसी होती है, वार्म होती है, वूल के कारण, जो उनके ऊपर जो हेयर होते हैं ना उसके कारण, जिससे हमें वूल मिलती है। बट गर्मियों में क्या होता है कि उनको रिमूव कर देते हैं जिससे कि वो थोड़ा वो सरवाइव कर सके गर्मियों में, ठीक है, क्योंकि हीट क्या होती है, हेयर जो होती है उनके बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। तो ये वीडियो जो थी ये इसी चैप्टर की है और ये वीडियो यहीं तक। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और एक दो पॉइंट अगर और हैं इसके तो मैं वो भी आपको बता दूंगी छोटे छोटे क्लिप्स में, तो आप उसको भी देखना जरूर। और ये वीडियो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ये जो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है, इसमें से जो भी इसमें मैंने जो पॉइंट बताए हैं ये पूरा ही चैप्टर में से लिए गए हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।